नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने जो मार्च माह की जो क्रोनोलॉजी थी उसकी 5 वीडियो हर एक पार्ट की और एक मेजर जो बड़ी वीडियो संपूर्ण क्रोनोलॉजी की लगभग 1 घंटे 40 मिनट की हम लोगों ने डाली। तो अब हम अप्रैल माह की क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम अप्रैल माह की जो क्रोनोलॉजी में जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसका परिदृश्य है उसको हम करेंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों में सबसे ज़्यादा जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में से। तो दोस्तों, ये आपकी क्रोनोलॉजी, चाहे आप आरएस की, एसआई की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, कांस्टेबल, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हर कोई बच्चा क्या है, आलस करता है, क्रोनोलॉजी को नहीं पढ़ता है और वो करंट के क्वेश्चन गलत करके आता है। तो दोस्तों, क्रोनोलॉजी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से लगभग 60 पेजों को मैंने 1-1.5 घंटे में कराने की कोशिश की। आप वो मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। और तो दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं अपने जो अप्रैल माह की जो क्रोनोलॉजी है, इसका जो पहला पार्ट है उसको, ये पहली क्लास है अप्रैल माह की, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को क्या है दोस्तों, जो इस बार भारत रत्न, क्या दोस्तों, जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिए। तो वो किस किस को दिए अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। 5 लोगों को दिए। एक तो चौधरी चरण सिंह जी को, एक कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन जी को, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत इनको मिले। इसके साथ ही दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को भी क्या उनके आवास पे जाके क्या दिया गया दोस्तों, भारत रत्न सम्मान दिया गया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं भारत रत्न के बारे में कि भारत रत्न है, इसकी शुरुआत है दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 से इसकी क्या हुई दोस्तों, शुरुआत हुई। और 1956 सॉरी 1956 नहीं 1966 के बाद क्या दोस्तों, मरणोपरांत जो मरे हुए आदमी को भी, जिस जो विगत जो एक्सपायर हो गया, जिसने उससे जीवन काल में अगर किसी एक क्षेत्र में उसका योगदान सर्वोच्च है तो उसको भी भारत रत्न दिया जा सकता है। दोस्तों, भारत रत्न की बात करें तो ये कला, साहित्य, विज्ञान इस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद इसको खेल को भी इसमें क्या दोस्तों जोड़ा गया है। और आज तक सचिन, कौन दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी है जिनको क्या दोस्तों भारत रत्न सम्मान दिया गया, एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो ये थी भारत रत्न के बारे में जानकारी। तो किस किस को मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को, पी नरसिम्हा राव जी को, प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री आपको पता होगा, पी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन जी, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कौन, कर्पूरी ठाकुर, और लाल कृष्ण आडवाणी जी है। इनको दोस्तों लगभग इनको विज्ञान के क्षेत्र में और बाकी सबको समाज सेवा के क्षेत्र में क्या मिला दोस्तों, ये मिला। और आज तक 53 लोगों को क्या दोस्तों, क्या भारत रत्न मिल चुका है। और इस बार सर्वाधिक एक साथ लगभग 5 लोगों को पहली बार मिला है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है UNDP की मानव विकास रैंकिंग 2023-24 में भारत का स्थान दोस्तों कौन सा आया है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है दोस्तों, 134वां स्थान है। कौन सा, मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इसको क्या है दोस्तों जारी किया जाता है। और इसका जो इस बार इसका जो इसमें जो सर्वोच्च स्थान है दोस्तों, वो शीर्ष पे कौन है, 1 नंबर पे रैंकिंग किसने हासिल की है दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने। और सबसे कम किसका दोस्तों, सोमालिया। इसमें दोस्तों कुल 193 देशों की जो ये रैंकिंग जारी हुई है, जिसके तहत अपना कौन सा स्थान है दोस्तों, 134वां स्थान है। कौन सा, अपना 134वां स्थान है। अगर टॉप की बात करें तो ये आपके सामने है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड। तो ये अपने को कोई जरूरी नहीं है, अपनी भारत की इसमें क्या रैंक है और एक पहली रैंक किसकी है, अपने को ये 2 चीजें क्या दोस्तों याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। एक और दोस्तों RS के क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं, RS में प्री में एक क्वेश्चन जैसे पिछली बार भी आया था कि HDI के बारे में क्या दोस्तों, HDI के बारे में क्या बोलो, जो सत्य कथन है उसका क्या करो, चयन करो। तो ये दोस्तों क्या है, आज का सीक्वेंस भी देने देते हैं। तो उसमें पूछ लिया कि इसको जारी किसने, जारी कौन करता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, और ये सब चीजें क्या दोस्तों इससे पूछते हैं इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज और भी होती है, जिसके अंदर होता है कि इसकी जो रैंकिंग होती है वो 0 से
1 के बीच में क्या होती है दोस्तों, डिफाइन होती है। यहाँ तो आपकी रैंक, आपका जो स्कोर है वो 0 और 1 के बीच में क्या दोस्तों चलता है। तो जो शीर्ष पे है उसका जो, ये देखो उसका स्थान कौन सा दोस्तों, 0.967, और भारत का अपने को ये याद रखने की जरूरत है 134वीं रैंक के साथ स्कोर को कितना है दोस्तों, 0.644 क्या है दोस्तों भारत का इसमें क्या है दोस्तों स्थान है। और अगर बात करें लैंगिक समानता की, अगर लैंगिक समानता सूचकांक की बात करें तो इसके अंदर भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों, 108वीं रैंक है। कौन सी दोस्तों, 108वीं रैंक है। तो ये थी इसकी जानकारी, किसकी, एचडीआई की। तो एचडीआई के बारे में दोस्तों थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि RS3 में और सब इंस्पेक्टर में सीधा लिखा ही हुआ है मानव विकास सूचकांक। तो इसके एक क्वेश्चन है जो पक्का ही आता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूटान यात्रा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा, ये आपको पता करते रहते हैं, इस बार कहाँ की यात्रा, भूटान की यात्रा की। और भूटान के जो राजा है उनसे इनकी क्या की हुई दोस्तों, मुलाकात हुई। तो ये अपने लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इस यात्रा का जो महत्व है वो इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ दोस्तों, इसमें भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा की, प्रचार के दौरान की दोस्तों ये, और जिसके अंदर उन्होंने भारत भूटान को प्रथम पड़ोस की नीति के अंदर क्या माना दोस्तों, अग्रणी माना। प्रथम पड़ोस की नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि भूटान हमारा पहले पड़ोस की नीति, आपको पता विदेश नीति का एक हिस्सा है पहले पड़ोस की नीति। विदेश नीति भारत की जो विदेश नीति का क्या है दोस्तों, एक पार्ट है, जिसके तहत इन्होंने यात्रा के दौरान उन्होंने चीन और जो भूटान से जुड़े हुए जो सीमा विवाद है उनको सुलझाने की भी क्या की इन्होंने बात की। और जो हिमालय में चीन की जो ग्रे जोन युद्ध, चीन का दोस्तों एक फंडा है ग्रे जोन युद्ध के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ग्रे जोन युद्ध ये है कि जब भी ये एक ऐसा युद्ध है जिसके अंदर चीन कभी भी सैन्य बलों का प्रयोग नहीं करता, किसका, सैन्य बलों का क्या दोस्तों इस्तेमाल नहीं करता है। और वो क्या करता है दोस्तों कि दबाव बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, दूसरे देशों पे दबाव बनाता है और उनकी संप्रभुता का क्या करता है दोस्तों, कमजोर करता है। तो इन्होंने जो ग्रे जो युद्ध है उसमें भी भारत ने क्या है भूटान का साथ देने की क्या किया दोस्तों बात कही है। तो अपने लिए ये थोड़ी भूटान की यात्रा दोस्तों क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईटीयू ने भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकॉम जो यूनियन है उन्होंने क्या किया है, भारत को क्या चुना है दोस्तों इस बार, किसका, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का क्या चुना है दोस्तों, अध्यक्ष चुना है। इसके अंदर दोस्तों 23 देश है जो क्या है दोस्तों, क्या है, सदस्य है। 23 देश क्या है इसके अंदर सदस्य है। और बात करें थोड़ी आईटीयू की, आईटीयू क्या है दोस्तों, एक प्रकार का क्या दोस्तों, एक नवाचार है। इस नवाचार के माध्यम से जो दूसरे देशों के साथ जो डिजिटल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए डिजिटल आपूर्ति को क्या दोस्तों, दूसरे देशों के पूरे विश्व में जो दूरसंचार के लिए एक क्या दोस्तों सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन की जो इस बार अध्यक्षता डिजिटल इनोवेशन बोर्ड जो सम्मेलन कराता है उसकी अध्यक्षता इस बार कौन करेगा दोस्तों, भारत करेगा। तो ये थी एक ही न्यूज। व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित। दोस्तों ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है 5वीं बार ये हुए, कब कब बने कब नहीं बने ये अपने लिए कोई भी, यहाँ ये आप जरूर थोड़ा इसमें देख लेना कि जो रूस है, रूस का जो संविधान है ना उसके तहत अधिकतम आदमी कितनी बार बन सकता था, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इन्होंने क्या हुआ कि संविधान संशोधन करवा दिया, क्या किसने, पुतिन जी ने, विशेष बहुमत था इनका, इन्होंने क्या करवा दिया दोस्तों, संविधान संशोधन करवा दिया। जिसके बाद क्या हो गया कि अब इन्होंने अपने 2036 तक का रास्ता क्या कर लिया दोस्तों, साफ कर लिया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, कौन दोस्तों, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के क्या बने, राष्ट्रपति। कैसे बने क्या बने अपने लिए कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें से नहीं है, इतना ध्यान रखना है, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने हैं। और शहबाज शरीफ दूसरी बार क्या बने दोस्तों, प्रधानमंत्री बने। आपको पता होगा कि जो पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर क्या दोस्तों भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाकर उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया था। तो बीच में ये बने थे शहबाज शरीफ, और इस बार जो चुनाव के दौरान दोबारा ये क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के दोस्तों, पाकिस्तान के। मनुष्य में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण। दोस्तों ये न्यूज पहले की है, अपने आज पढ़ रहे हैं।
अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि जिसका जो ये प्रत्यारोपण हुआ था उसकी क्या हो गई है दोस्तों, उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहली बार अगर पूछा जाए कि किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो किस कहाँ हुआ था, 1954 में इसी जगह हुआ था। कहाँ, जो बोस्टन, जो अमेरिका की जो बोस्टन जो स्टेट है उसके मेसा सेंचुरी जनरल हॉस्पिटल में क्या हुआ था, इसका पहली बार क्या हुआ था दोस्तों, किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था। इस बात को, इस जगह की कहीं और भी जिक्र होता है क्या, मुझे कमेंट में बताएं। मुझे क्या बताएं दोस्तों, कमेंट में क्या है इसको बताएं कि मेसा सेंचुरी जनरल हॉस्पिटल, बोस्टन शहर, मेसा सेंचुरी। ला मैं हिंट दे देता हूँ, इसका जो यूज होता है वो होता है मनोविज्ञान में। कहाँ दोस्तों, मनोविज्ञान में इसका क्या होता है, उपयोग होता है, इस स्तंभ का उपयोग होता है। बताना मेरे को कहाँ होता है। यूरोप का हथियार बिल हुआ दोगुना। यूरोप का दोस्तों जो हथियार बिल है वो कितना हो गया है, दुगना हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, दुगना हो गया। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है हथियार के बारे में, सिप्री रिपोर्ट 2024। सिप्री क्या है, सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो क्या है, जो वैश्विक स्तर पे जो हथियार है आदान प्रदान आयात निर्यात होते हैं उसकी क्या रखता है दोस्तों, वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि कौन सा देश आयात के मामले में कहाँ है और निर्यात के मामले में कहाँ है। तो दोस्तों यूरोप है वो इस नंबर पे सबसे ज़्यादा, सबसे आगे चल रहा है। और जो रूस यूक्रेन युद्ध है जो इसका सबसे बड़ा दोस्तों क्या हो गया कारण है। और आपको बता दें दोस्तों, यूरोप है, यूरोप अपना 55% जो आयात है हथियारों का उसको कौन भेज रहा है दोस्तों। अभी न्यूज़ में चल रहा था पीछे कि अमेरिका है वो रूस को क्या दे रहा है दोस्तों, वो यूक्रेन को, सॉरी, वो यूक्रेन को क्या दे रहा है, रशिया के में हथियार को प्रोवाइड कौन करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। तो निर्यात आयातों की जो स्थिति है उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर बात करें हथियारों की तो 37% जो एशिया के आने वाले जो हथियार है, 37% जो हथियार है वो एशियाई देश खरीदते हैं। इनमें भी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है जो शीर्ष पे है। भारत आयात के मामले में हथियारों में एशिया में नंबर 1 पे चल रहा है। और विश्व में अगर बात करें तो अब रूस और यूक्रेन चल रहे हैं। भारत है जो शीर्ष हथियार आयातक है, आपको पता होगा। और रैंकिंग अगर बात करें कि रैंक की तो लगभग 10%, लगभग जो 9.8% जो वैश्विक आयात है, लगभग 10% जो हथियार है वो हम क्या है, आयात करते हैं। विश्व के 10% जितने भी हथियार बनते हैं उसमें 10% आयात कौन करता है दोस्तों, भारत करता है। दक्षिणी कोरिया की प्रजनन दर वर्ष 2023 में विश्व में सबसे न्यूनतम प्रजनन दर है दोस्तों, वो किसकी हो गई है, दक्षिणी कोरिया की। मतलब दक्षिणी कोरिया ने अपने जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसको इतना कम कर लिया कि वहां पर जो मिनिमम प्रजनन दर होनी थी उससे भी क्या हो गई, कम हो गई। विश्व प्रजनन दर में क्या हो गया, दक्षिणी कोरिया ने क्या, आपको पता है वहां के नियम बहुत ही, किम जोंग यूंग साहब है उनके नियम बहुत ही अलग तानाशाही टाइप में सिस्टम चलता है वहाँ। तो उन्होंने जो बोल दिया वही क्या बन जाता है दोस्तों, नियम। तो वहाँ दोस्तों क्या है कि जो प्रति व्यक्ति जो अपेक्षित शिशुओं की संख्या, प्रति महिला जो अपेक्षित जो शिशुओं की संख्या होनी चाहिए ना, जो होनी चाहिए 0.72, उससे भी क्या है दोस्तों ये नीचे आ गई। उससे भी क्या आ गई, नीचे है 0.78 होनी चाहिए, लेकिन आ कितनी गई है, 0.72 आ गई है। मतलब कि प्रति महिला अगर एक बच्चा से भी क्या है कम, मतलब कि 3-4 महिलाओं पे 4 महिलाएं हैं तो लगभग क्या मिलेंगे आपको, 3 बच्चे मिलेंगे। और इन्होंने ये एक बात और ये कही है कि हम 2024 में, जो इस बार ये तो 23 की रिपोर्ट है, 24 में इसे और गिराने की संभावना है और इसको हम कितने ले आएंगे, 0.68 ले आएंगे। तो ये इन्होंने एक पहल की है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसको नियंत्रण करने की। पोखरा दोस्तों एक जगह है नेपाल में। तो नेपाल की क्या बनाई है दोस्तों, पोखरा को पर्यटन की राजधानी बनाई है, किसकी दोस्तों, नेपाल की। और तो दोस्तों इसमें कोई प्रसिद्ध क्वेश्चन नहीं है। पनामा, अब बात करते हैं, पनामा भी आजकल चर्चा में है क्योंकि जो पता है आपको उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है और ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इसके बीच में यहाँ एक जो
मध्य अमेरिका की जब सबसे जो ये मध्य अमेरिका की जो सबसे नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है दोस्तों, पनामा। पनामा जल संधि भी है एक, आपको पता होगा। तो इस पनामा ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जो जो ASI इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ना, उसके अंदर जो अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया है। आपको पता होगा कि इसकी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो शुरुआत है वो भारत के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसकी क्या की हुई है, पहल की हुई है। तो अपने लिए थोड़ा दोस्तों ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके पूर्व माल्टा है जो वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया दोस्तों, 119वां देश। और इसने क्या दोस्तों, अनुमोदन किया है। अगर ये भी बन गया तो ये कौन सा देश बन जाएगा, 120वां देश बन जाएगा। अभी तक क्या किया दोस्तों, पनामा ने अनुमोदन किया है। टोकिन की खाड़ी, टोकिन की खाड़ी है दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों, वो दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर के, जैसे चीन और वियतनाम के बीच में है दोस्तों क्या है, टोकिन की खाड़ी। ये इसलिए आजकल चर्चा में चल रही है क्योंकि चीन और वियतनाम को लेकर इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चीन क्या है, एक नई ही रेखा बना रहा है जिसके अंदर वो बता रहा है कि ये जो सीमा क्षेत्र है टोकिन की खाड़ी वाला, वो हमारे अंदर आता है। कौन कह रहा है दोस्तों, चीन कह रहा है। और वियतनाम और चीन के बीच में क्या हो गया, इसके बीच को लेकर टकराव हो गया। WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि 44 देशों में हर छठा बच्चा है जो साइबर बुलिंग का क्या हो रहा है दोस्तों, शिकार हो रहा है। क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। कौन से बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चों में सेहतमंद आचरण। क्या, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो आपको बताएं कि जो 15% बच्चे और हर 16 बच्चियां, हर 1000 के पीछे 16 बच्चियां प्रति माह है साइबर बुलिंग की क्या हो रही है दोस्तों, शिकार हो रही है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका ने नेनातू, डेलफट और अनालाइतू द्वीप है, उनके ऊपर जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसका जो जिम्मा किसको दिया था दोस्तों, चीन को दिया था। और चीन से अब क्या है दोस्तों, इन्होंने वापस ले लिया है और किसको सौंप दिया है, भारत को सौंप दिया है। तो ये अपनी विदेश नीति का एक बहुत ही अच्छा क्या है दोस्तों, उदाहरण है। किस किस देश की सांसद ने, तो दोस्तों ये देखो थाईलैंड, थाईलैंड की संसद में क्या हुआ, समलैंगिक विवाह, सदन में समलैंगिक विवाह के क्या हुआ दोस्तों, एक अध्यादेश क्या हुआ, पारित हुआ। क्या हुआ, अध्यादेश पारित हुआ। और ऐसा करने वाला ये कौन सा राज्य बन गया दोस्तों, तीसरा राज्य बन गया। अध्यादेश पारित करने वाला तीसरा। इससे पहले दोस्तों लगभग 34 देश ऐसे हैं विश्व में जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो समलैंगिक विवाह को क्या दे चुके हैं, मान्यता दे चुके हैं। और सबसे पहले समलैंगिक विवाह को अगर बात करें तो मान्यता देने वाला कौन है दोस्तों, USA है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ने किस विद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि को मानद उपाधि से सम्मानित किया, किस विश्वविद्यालय तो किस विश्वविद्यालय को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। अब दोस्तों और न्यूज है न्यूजीलैंड की, कि न्यूजीलैंड ने जो डिस्पोजल ई सिगरेट है वो 18 वर्ष से कम बच्चों की उम्र को अगर आप कोई दोगे तो उसके ऊपर क्या लगा दिया है, जुर्माना लगा दिया है। और जो यूरोप में दोस्तों, यूरोप में आपको पता है बहुत साल पहले प्लेग नामक एक बीमारी आई थी पूरे विश्व में, जिसके कारण बहुत लोग मरे। तो प्लेग से तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोप में अभी एक खुदाई के दौरान एक क्या मिला है दोस्तों, एक कब्रिस्तान मिला है, जिसके तहत अनुमान लगाया जा सकता है कि 1500 कंकाल मिले हैं एक ही जगह पे। वो जगह कौन सी है दोस्तों यूरोप में, वो जर्मनी में है, नूरनबर्ग जर्मनी में क्या दोस्तों, एक क्या है, खुदाई के दौरान 1500 कंकाल मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो प्लेग पीड़ित है वो ये रोगी थे और इनको एक जगह क्या हो गया, दफनाया गया। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो भी हांगकांग की संसद में क्या हुआ दोस्तों, लागू हुआ है। और ये कानून है, ये कहता है कि
असहमति है उसको क्या कर रहा है, खत्म करने का क्या दोस्तों ये कानून है। असहमति को खत्म करने की अधिक शक्ति देता है, मतलब जो असहमति है किसी आपसी, उसको खत्म करने के लिए, तो अपने लिए ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेंगू के मामले में हाँ स्वास्थ्य आपातकाल है दोस्तों, वो लगाने वाला हाल ही में कौन सा देश है दोस्तों, पेरू। किसके चलते, डेंगू के मामले यहाँ क्या है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए यहाँ उन्होंने क्या लगाया, स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया है। तो दोस्तों आज ही के जो अपनी क्लास में वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो मैंने ज़्यादा ये क्या है, मैं तो सारी चीज़ें ले लेता हूँ, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत रत्न वाला ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है कि एक तो एचडीआई शीर्ष पे कौन है, भारत की कौन सी रैंक है, और सबसे लास्ट में कौन है, और भारत को इस बार कितना क्या इसमें रहा स्कोर रहा। नरेंद्र मोदी जी की भूटान यात्रा के दौरान ये प्रथम पड़ोस की नीति, और ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल जो दूरसंचार जो संघ है उसका क्या भारत को क्या बनाया, सह अध्यक्ष नियुक्त किए। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने राष्ट्रपति। ये सुअर की किडनी, ये अपने को नहीं, हथियार के मामले में प्रति 10%, ये आपको जो डिस्क्रिप्टिव कोई पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको काम आ सकता है। दक्षिणी